जय हिंद। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि एनसीईआरटीज़ पे बेस्ड हैं और ये महेश बनवाल जी के बुक से लिया गया है। चलिए हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आया था उसके बारे में, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से। मोंटेगू चेम्सफोर्ड याद आ रहा होगा आपको। उसी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है कि जो डायरकी का कॉन्सेप्ट था इसी से लाया गया था प्रोविंसेस के अंदर। द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम वेर कंटिन्यूड। मुस्लिमों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो प्रावधान रखा गया था वो क्या कंटिन्यू रखा गया। डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ठीक है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को प्रोविंसेस को भी दिया गया। तो ये क्या डिवॉल्व हुआ था, ये 3 स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट बताना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं। तो हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम लोग क्या बोलते हैं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को बोलते हैं। इसमें क्या था, कुछ हमें छूट दिया गया था, जैसे कि हम बजट पे डिस्कस कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। इंपॉर्टेंट इसमें ये था कि डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे आया था। यस, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसमें मेनली 2 सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए थे ना, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट था, एक ट्रांसफर लिस्ट था, 2 में डिवीज़न कर दिया गया था। रिजर्व पे ज़्यादातर सरकार का हाथ था, जो वो बोलेगा वही होगा। बाई कैमरलिज्म इसके द्वारा लाया गया था, अपर हाउस और लोअर हाउस में डिवाइड किया गया था, ठीक है। और इसमें जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो 1909 में एक कम्युनल इलेक्टोरेट किसके द्वारा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसको हम बोलते थे 1919 वाला मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, है ना, मुस्लिमों के लिए जो लाया गया था, उसको और भी एक्सटेंड करके इसके द्वारा 1919 के एक्ट के द्वारा किसको, सिख को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियन को, इंडियन क्रिश्चियन को, सबको दिया गया था, बात किया गया था फैलाने का। तो मतलब ये भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए एक्सप्लेनेशन भी इसका हम देखते हैं। देखिए, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वेर इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ये मैंने बता दिया। अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वेर टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। तो इसके अंदर क्या था कि मुस्लिम वोटर्स को ही ये हक था कि वो मुस्लिम मेंबर्स को चुने। किसके अंदर, 1909 के अंदर। और इसमें 1919 में इसी को एक्सटेंड कर दिया था सिख और बाकी लोगों के लिए भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू किसको, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, सारे को, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, दोनों को सेपरेट किया था। एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट देयर ओन बजट्स, ठीक है। ये हमने देख लिया इसके बारे में। अब आपको मैचिंग दिया गया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहला ए, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, संविधान सभा के पहला वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। कौन होंगे भाई, वीटी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी या एच सी मुखर्जी। ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये कौन थे। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट, राजस्थान प्रिंसली स्टेट होगा कोई, नहीं याद है। चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो देखिए, ये जो यूनियन शब्द आपको दिखता है ना, बहुत में दिखेगा कि ये कमेटी में यूनियन नाम जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादातर जो यूनियन शब्द वाला आपको दिखेगा ना, इसका जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, ठीक है, इसका जवाहरलाल नेहरू आपको रहेंगे। और ये तो सबको पता होगा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, मतलब एच सी मुखर्जी। तो अगर ए का आप 4 मैच कर देते हो, ए का 4, तो देखिए किसमें है ए का 4, ए का 4 बस एक में है, आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बाकी सब में डाउट भी है तो भी 1-2 निकालिए। अब देखिए, डी का जैसे मैं जानता हूँ कि डी का 2 जवाहरलाल नेहरू है, तो डी का 2 किसमें किसमें है, इसमें, ठीक है। अगर डी का 2 से हम सॉल्व करते हैं तो सी का भी मेरा आंसर आ गया, सी का 1। तो अगर डी का 2 है, सी का 1 है, तो मतलब ए और बी में डाउट है। ओरिजिनली द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में तो के एम मुंशी थे भाई, तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, 3 का बी का 3। तो इस तरीके से आप देखिएगा, इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ये वही आंसर दिया गया है, ठीक है। ये सारे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स। किस प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में कहा गया है, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स,
नहीं, ये तो हम जानते थे ना कि मुस्लिमों के लिए इलेक्टोरेट्स दिया था, वो सब किया था। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हमने अभी डिस्कस किया था कि इसके अंदर और भी कम्युनल इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया था, डायरकी लाया गया था, बाई कैमरलिज्म मतलब अपर हाउस लोअर हाउस वो सब किया गया था। तो इसमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं था सेंट्रल स्टेट्स का पावर। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भाई ये तो 1947 में आज़ादी ही था। तो ऐसे भी हम मार सकते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही हमें पता रखना है। या तो आपको ये पूरा पॉइंट पता हो इसके बारे में, या फिर बाकियों का आपको पॉइंट पता हो, तो उससे आप डिड्यूस कर लेंगे कि हाँ ये आंसर हो सकता है। ठीक है, 3 का सी। Government of India Act 1935 provided for the establishment of Federation of India consisting of British India provinces and princely states. The act also separates power between center and provinces in form of 3 lists. क्या? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो हम अभी 7th शेड्यूल में देखते हैं, उसी का ये बात कहा जा रहा। ऐसे भी आप लोग को पता होगा 1935 का जो एक्ट है, 1935 का जो एक्ट है, ये हमारा संविधान का एक तरह से बैकबोन है, ढांचा है, कंकाल है। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है भाई? यूके से? नहीं, यूके से तो कुछ और था। यूके से तो रूल ऑफ लॉ था, सिंगल सिटीजनशिप था, ये सारा कुछ था यूके से, हमने देखा था। यूएसएसआर से तो नहीं था। यूएसएसआर से हमने देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था। ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से तो जॉइंट सिटिंग और कंकरेंट लिस्ट ये सब वाला बात था ना। तो यूएसए से, हाँ तो यूएसए ही होगा भाई, यूएसए से, क्योंकि यूएस से ही हम लोग लिए हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं यूएस से, जुडिशियल रिव्यू लिए हैं, इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट, इम्पीचमेंट यूएसए का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. It means that the constitution is the supreme law of the land and any law inconsistent with it can be declared null and void by the judiciary. मतलब हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, और अगर संविधान के दिशा निर्देश में कोई भी लॉ नहीं आता है तो उसे हमारा जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स जो भी हैं, वो हमेशा इनकंसिस्टेंट और उसे नल एंड वॉइड करार दे सकते हैं, उसे क्वैश कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव करेक्ट कोड। प्रियम्बल के हिसाब से आपको इसे आंसर करना है, जो हमारा प्रस्तावना था उसके बेसिस पे। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रियम्बल। क्या जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी जो पास करते हैं, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया जाता है, क्या वो था फाउंडेशन हमारे प्रियम्बल का? इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल मतलब क्या होता है? जस्टिसिएबल मतलब जिसका हम डिमांड कर सकते हैं, अगर उसका अवहेलना होता है तो हम जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल राइट्स है। लेकिन क्या प्रियम्बल में भी जो राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं या नॉन जस्टिसिएबल हैं? तो ये पूछा है। द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। जो बेसिक फीचर होते हैं संविधान के, जो मूलभूत बेसिक आधार हैं, क्या उसे हम अमेंड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंदर? द प्रियम्बल इज द सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। क्या लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेट करते हैं, लॉज वगैरह बनाते हैं, उसके लिए एक सोर्स है प्रियम्बल? ये 4th पॉइंट है। तो इसमें से आपको क्या लगता है 6 का क्या होना चाहिए? 6 का 1 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हाँ भाई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो फंडामेंटल राइट ये सबको जन्म देते हैं, तो वो सब पॉइंट्स भी वहाँ से आता है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पास किया गया था, ये सही है आंसर। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। हाँ, अगर प्रियम्बल का किसी चीज़ का अवहेलना होता है तो हम ये नहीं कोर्ट में जाके बोल सकते कि देखिए प्रियम्बल में ये चीज़ लिखा गया है और ये चीज़ मुझे सरकार नहीं दे रही है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट भी सही है। अब 3 और 4 में 4 क्या सही है, 3 क्या सही है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 4 होगा। मतलब 1 2 3 होगा, 1 3 4 वाला नहीं होगा। सी आंसर होगा, क्योंकि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड तो नहीं होगा ना, बेसिक फीचर है। और प्रियम्बल में भी बहुत सारी चीज़ें जो कि बेसिक फीचर का पार्ट आते हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट याद दिलाते रहती है, देखो बेटा ये बेसिक फीचर है, इसमें तुम कानून मत बनाना, इसमें छेड़छाड़ मत करना। प्रियम्बल सोर्स है एक पावर का लेजिस्लेचर के लिए, नहीं, ये ना तो सोर्स है ना तो बंदिश है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर प्रोहिबिट अपॉन पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, याद रखिएगा। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब यही होता है, आप उसको मनवाने के लिए कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि बेसिक फीचर को मत छूना। बेसिक फीचर बेसिक है, तो भाई बेसिक को टच मत करना, बाकी जो चेंज करना है कर लो। ये किस में बोला था? 1973 में बोला था। कौन सा केस है बताइएगा, ठीक। द प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो प्रीएम्बल में नहीं दिया गया है? तो आप लोग को याद होगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ऐसे करके लिखा हुआ लाइन। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो मतलब इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक लिबर्टी। दिस इज द आंसर। नॉट पूछा है ना, नॉट पूछा है, ठीक है। ये तीनों दिए गए हैं, ये तीनों पॉइंट हैं, लेकिन ये नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। बी हो जाएगा आंसर। द प्रीएम्बल इट इज इन इट्स प्रेजेंट कंटेक्स्ट प्रोवाइड्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। प्रीएम्बल को याद कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्रीएम्बल से आराम से सॉल्व हो जाएंगे, बस याद कर लीजिए अच्छे से। इकोनॉमिक लिबर्टी और इकोनॉमिक फ्रीडम इज द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस फ्रीली। दिस इज एम्बॉडीड इन रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ में है, प्रॉपर्टी राइट्स में है, ओपननेस टू मार्केट, प्रोटेक्शन ऑफ, ये सब है। ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो ये तो हमें पता है, अभी मैंने कुछ समय पहले बताया। भाई ये क्या होगा? 8 का कौन सा? मलक सिंह नहीं, केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती जी का अभी निधन भी हुआ है, तो न्यूज़ में बने हुए थे, तो याद रखिएगा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कब हुआ था? 1973 वाला टाइम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे मत छूना। और सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम पे अपने वर्डिक्ट्स में बताता रहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे मत टच करना। किसे बोलता है? सरकार को बोलती है। नहीं तो सरकार तो किसी भी मुद्दे पे लॉ बना सकती है ना, लेकिन वो बोल दिया कि भाई ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको मत छूना। तो देखिए क्या है। इन द बेरूबरी यूनियन केस कब आया था? 1960 में। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पहले ना बहुत झमेला चला, कभी बोला पार्ट है, कभी बोला पार्ट नहीं है। फाइनली केशवानंद भारती में ये सेटलमेंट हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, बेरूबरी यूनियन केस में बोलते हैं कि प्रीएम्बल जो है ना, ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन केशवानंद भारती केस में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ओपिनियन टेंडर्ड इन बेरूबरी यूनियन केस वाज रॉन्ग एंड प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट बोलती है प्रीएम्बल ऐसा चीज़ है जिससे अगर कभी भी हमें डाउट हो ना, तो हम उसे पढ़कर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो मतलब इट इज़ अ नॉट ओनली अ पार्ट, इट इज़ अ यूजफुल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It was observed that the preamble is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. तो फिर LIC ऑफ इंडिया केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। LIC ऑफ इंडिया और केशवानंद भारती केस दोनों में बोला गया है इट इज इंटीग्रल पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रेफर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसको बोलते हैं? सोशल पॉलिटिकल को नहीं बोलते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? 9 का बी आंसर होगा। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। इंडियन सोसाइटी हैज़ रिमेन बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली स्ट्रेटिफाइड सिंस द एंशियंट एंड मिडिवल ऑर्डर। मतलब स्टार्टिंग से ही हमारा सोशल ऑर्डर और इकोनॉमिक ऑर्डर समान नहीं रहा है, अलग अलग रहे, अलग अलग लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग जाति के, धर्म के, क्लास के, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास है, सारे लोग रहते हैं। हैंस द नोशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस is to realign the social political matrix of the Indian society by eliminating discrimination or privileges. privileges खत्म करना है, discrimination खत्म करना है, ये सब बात कहा जाता है आपका इसके अंदर, ठीक है। The power to carve out a new state, अगर एक नया राज्य का गठन करना है तो किसके पास ये पावर है? प्रेसिडेंट के पास? नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास? नहीं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन गलत है, आपका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट के पास, ठीक है। 10 का ए, पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है। द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 2 इज एम्पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। नए राज्यों का अगर विलय करना है तो आर्टिकल 2 के अंदर,
एंड टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट, नए स्टेट्स का गठन भी कर सकता है आर्टिकल 2 के अंदर। अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी राज्य से अलग कर आर्टिकल 3 के अंदर एक नया राज्य का गठन हो सकता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, स्टेट का एरिया कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बताइए भाई। प्रियम्बल प्रोवाइड्स फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर के लिए बताता है। प्रियम्बल इज अमेंडेबल, प्रियम्बल में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। प्रियम्बल प्रोवाइड फॉर द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान किस दिन अडॉप्ट हुआ था उसका भी डेट प्रियम्बल हमें देता है। ये सही है या गलत है, तो बताइए क्या होगा। हाँ जी, तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं। प्रियम्बल हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताता है, बहुत पॉइंट्स है उसमें जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट फॉर्म करता है। प्रियम्बल अमेंडेबल है, हाँ भाई अमेंडेबल है, केशवानंद भारती केस में और LIC वाले केस में भी अभी जस्ट हमने देखा। प्रियम्बल प्रोवाइड करता है डेट ऑफ एडॉप्शन, हाँ सबसे लास्ट में आप देखेंगे दिस डे ऑफ कितना डैश नवंबर 1949 वी डू हियर बाय अडॉप्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 26 नवंबर 1949 का डेट दिया गया ना, तो वही डेट का यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा C। 42nd, प्रियम्बल प्रोवाइड फॉर द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था चेंजेस। सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1946। सॉरी है, गलती से मैंने 1949 बोला था, 1946 है ना, 26 नवंबर 1946। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे, एक बार प्रियम्बल को याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। तो देखिए झारखंड तो हमें पता है बहुत बाद में आया है, छत्तीसगढ़ भी बाद में आया है, मतलब 1-3 लास्ट में आना चाहिए। तो क्या 1-3 दोनों लास्ट में आ रहे हैं? 1-3 नहीं आ रहे हैं, 1-3 इसमें आ रहा भाई, 1-3 बस एक ऑप्शन में आ रहा। तो हमें बस इतना भी आइडिया है ना कि 1-3 लास्ट में आना चाहिए, तो हम ये आंसर मार्क कर देंगे, तो ये ही आंसर होना चाहिए। और एक चीज़ पता है, सिक्किम में सबसे पहले ये सब चला था, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में सिक्किम में चला था, फिर तो अरुणाचल आएगा, तो पहले सिक्किम आना चाहिए। तो 4 पहले इसमें है, 4 पहले इसमें है, तो 2 ऑप्शन हमारे पास निकला। लेकिन क्योंकि हमें पता है झारखंड छत्तीसगढ़ बहुत बाद में बना है, 2000 में टू बी प्रिसाइज, झारखंड बनाया 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये तो लास्ट में आएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप डिड्यूस कर सकते हैं। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 मेड सिक्किम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1975 में अरुणाचल प्रदेश बिकेम फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑन 26 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश वॉज गिवन स्टेटस ऑफ UT बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के द्वारा इसे UT का दर्जा दिया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 20, 1972। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था 26वां स्टेट 2000 में, और झारखंड बिहार से अलग होकर बना था 28वां स्टेट 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 371A to 371I were inserted in the Constitution of India to meet regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। क्या ये सही है? Constitution of India and the Union and the United States of America envisaged a dual polity, दोहरा व्यवस्था है यूनियन एंड स्टेट्स का, बट अ सिंगल सिटीजनशिप, लेकिन एकल नागरिकता है। भारत में तो है लेकिन US में नहीं है। US में हर एक स्टेट का भी वो नागरिक होता है अलग से, और एक US का भी नागरिक होता है। तो ये एक पॉइंट तो हमें पता है गलत है, 2 नहीं होगा भाई, 2 नहीं होगा। ठीक है, एक ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप, मतलब कोई अगर नेचुरलाइजेशन से भारत का नागरिक बना है तो वो कभी भी अपना सिटीजनशिप से डिप्राइव नहीं हो सकता। हो तो सकता है, हमें पता है, जिस दिन वो बोल देगा कि नहीं भाई हम अपना सिटीजनशिप छोड़ते हैं तो ख़त्म। तो 3 सही नहीं लग रहा है। अगर आपको 3 सही नहीं लग रहा है तो फिर इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर है इसका। ठीक है, USA प्रोवाइड्स फॉर डुअल सिटीजनशिप एंड इंडिया दो अ डुअल पॉलिटी प्रोवाइड्स अ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, A naturalized citizen of India can be deprived of his or citizenship subject to the provisions of Section 10 of the Citizenship Act 1955 के अंदर। ठीक है, Which of the following commission committees were related to reorganization of state? State reorganization committee का बारे में पूछा है, तो हमें पता है JVP कमेटी तो है, जवाहरलाल नेहरू और वो सब जो बने थे इसके,
फजल अली जानते ही हैं इसी के लिए, धार कमीशन भी इसलिए फेमस है। लेकिन ये पॉल एप्पलबाई कमेटी ये थोड़ा सा लग नहीं रहा, ये अलग नाम है, भारत से अलग नाम है। अगर स्टेट को हमें रीऑर्गेनाइज करना था तो ये तो इंडियंस करेंगे ना। स्टेट रीऑर्गेनाइज अगर करना है, सिंपल आप सोचिए, ये आंसर आपको नहीं आता है, लेकिन आपको नाम से तो पता चल सकता है ना कि ये इसमें ये इंडियन है, बाहर का है, कौन है ना। तो इस तरीके से भी तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं कि इंडियन ये दिख रहा क्या, पॉल एप्पलबाई कमेटी, नहीं तो ये व्यक्ति कहाँ से आ जाएगा आपका स्टेट रीऑर्गेनाइज करने के लिए आज़ादी के बाद। तो ये नहीं होगा, कुछ और होगा, मतलब 1 3 4 होना चाहिए, है ऑप्शन में, हाँ 1 3 4 है, सिंपल। और ऐसे भी धार कमीशन, जेवीपी कमेटी और फजल अली कमेटी इससे रिलेशन में थे। लिंग्विस्टिक प्रोविंशियस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एच.के. धार, धार कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1948 टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब भाषा के बेसिस पे अगर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए एस.के. धार कमेटी 1948 में फॉर्म किया गया। जेवीपी कमेटी जवाहरलाल नेहरू, पटेल और पटाभी सीतारामैया, ठीक है, यही है जेवीपी, ठीक है। ये 1948 में फिर से बनाया गया इसी इशू को कि लिंग्विस्टिक बेसिस के, भाषा के बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं, उसको री एग्जामिन करने के लिए। A 3-member स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली दिसंबर 1953 में फिर से बनाया गया। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का डिमांड जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और इसी के बाद आपका इंटेंसिफाई हो गया था क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन अक्टूबर 1953। जब ये 1953 में बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ कि आंध्रा का डिमांड करना है, तो उसी समय दिसंबर में फिर जाके ये फजल अली कमेटी बनाया गया था। ये पॉल एप्पलबाई कमेटी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए है, याद रखिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी इनकॉर्पोरेट विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ फॉरेन टेरिटरी टू विच ही बिलोंग्स थ्रू नेचुरलाइजेशन। क्या ये प्रोसेस से होता है? और नेचुरलाइजेशन रेफर्स टू एक्वायरिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स वेर इंडियन सिटीजन फॉर अ बॉर्न बिटवीन इतना एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। क्या ये दोनों पॉइंट सही है 15 का? तो ये दोनों ही पॉइंट गलत है। क्या है? नेचुरलाइजेशन रेफर टू एक्वायरिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन क्राइटेरिया एंड रिसीविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कीजिए तब आप भारत के नेचुरलाइज्ड सिटीजन कहलाएंगे। तो क्या है? बाय रेनाउंसिंग द सिटीजनशिप ऑफ वंस पेरेंट नेटिव कंट्री एंड अप्लाइंग फॉर, मतलब आप किसी यूएस, समझ लीजिए यूएस का कोई नागरिक है, उसे भारत का नेचुरलाइज्ड सिटीजन बनना है तो पहले यूएस का नागरिकता छोड़ना होगा, अप्लाई करना होगा भारतीय नागरिकता के लिए, और इंडिया में रिसाइड करना होगा, residing in India or have been in service of government of India throughout the period of 12 months before applying, adequate knowledge of language specified in 8 शेड्यूल, 8वां शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उसका एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स हैं। तो होप ये लेक्चर्स आपको अच्छे लगे होंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। अगर इस पर अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आता है तो आगे भी ऐसे MCQs बाकी भी हम कवर करेंगे। बहुत अच्छे MCQs हैं, क्वालिटी कंटेंट है, और इससे एक तरह से आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। मैं सारे डिटेल में जा के एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और बाकी फिर इसके बेसिस पे नेक्स्ट बनाएंगे हम वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।